नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें ब्रिटिश की नीतियां, जिन पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों उनकी प्रशासनिक नीतियां और प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत हम लोगों ने सिविल सेवा, पुलिस सेवा और न्यायिक व्यवस्था को लेकर के ब्रिटिश ने क्या क्या किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक, है ना, और न्यायिक सेवा का जनक और सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता था। तो ब्रिटिश ने अपने प्रशासनिक स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कुछ चीज़ें विकसित की थी। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग का नाम आया था दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आज आगे देखेंगे कि ब्रिटिश ने जो है सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए और उन सुधारों की आवश्यकता क्या थी, है ना, ब्रिटिश के लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो उसी पर्पज से हम लोग आगे की बात करेंगे कि समाज के लिए, सामाजिक नीतियों में संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या क्या ब्रिटिश ने किया दोस्तों। क्लियर है? चलिए तो अगले हम देखते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक नीति, ब्रिटिश की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति। तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों में किया और व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी के लिए एक आधुनिक शासन प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की। तो हम लोग शुरुआत में पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ब्रिटिश ने अपने आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जो है कुछ प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को लागू किया था। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई दोस्तों। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ब्रिटिश ने जो भारत में एंट्री की, जैसे मान के चलो कि 1765 में ब्रिटिश ने जो भारत पर जो है कब्जा किया, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो रही है। तो अगर हम देखें कि 1765 से दोस्तों और 1813 तक ये वो फेज रहा, वो समय रहा जहां ब्रिटिश ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। हस्तक्षेप नीति का मतलब दोस्तों ये था कि भारतीय समाज में उन्होंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, है ना, किसी रीति रिवाज परंपरा को सुधारने का प्रयास नहीं किया। लेकिन यहीं से दोस्तों आप देखोगे कि 1813 से 1857 तक तो यहां ब्रिटिश ने दोस्तों हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया, है ना। तो 1813 के बाद 1857 के तक दोस्तों ब्रिटिश ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। और ये हस्तक्षेप क्या रहा दोस्तों, है ना, और क्यों किया था, दोनों चीजों को समझेंगे। जैसे ब्रिटिश ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया 1829 में, क्लियर है। ऐसे ही दास प्रथा, इस पर प्रतिबंध लगाया 1843 में, है ना। विधवा विवाह को अनुमति दे दी, विधवा विवाह को परमिशन दिया 1856 में, है ना। बाल विवाह को परमिशन दी। तो ये भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने की नीति लागू थी, क्लियर है। इसी मुद्दे पर हमें बात करनी है कि क्यों ये नीति स्थापित की जा रही है और क्यों भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है ना। आगे लिखा हुआ है, मगर 1813 के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। जो आपको दिख रहा होगा कि 1813 के बाद जो है उन्होंने सक्रिय कदम उठाए हुए हैं, क्लियर है।
इससे पहले 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में नए हितों, नए विचारों का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई थी, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा है। उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े व्यापार के रूप में बदलना चाहा। ऐसा केवल शांति बनाए रखने और नीति के जरिए नहीं हो सकता था, बल्कि भारतीय समाज के आंशिक रूपांतरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। तो यहां जो कहा जा रहा है कि भारतीय समाज को क्यों बदलना चाह रहे थे दोस्तों, भारतीय समाज को इसलिए बदलना चाह रहे थे कि आपने देखा कि ब्रिटेन में दोस्तों औद्योगिक क्रांति हो गई थी, है ना। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब औद्योगिक क्रांति हुई तो इस क्रांति ने ब्रिटेन में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा दिया था, है ना। इस औद्योगिक क्रांति का लाभ अगर लेना था दोस्तों, तो ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को भारत में खपाया जाए, अर्थात भारतीयों को पश्चिम संस्कृति में ढाला जाए, है ना। भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति का स्वाद चखाया जाए। जब भारतीय पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होंगे, पश्चिमी संस्कृति को अपनाएंगे, तो ब्रिटेन से आने वाली चीजों को भारत में खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। इसीलिए क्योंकि औद्योगिक क्रांति से जो उत्पादन हो रहा था, वस्त्र बन रहे थे, उन वस्त्रों को, परिधानों को भारत में लाने के लिए भारतीयों का आधुनिकीकरण करना जरूरी था। इसीलिए सारी चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम समाज को आधुनिक तरीके से डेवलप करेंगे कुछ लोगों को, तो वो ब्रिटिश की नीतियों को विरोध नहीं करेंगे, पहली बात हो जा रही है। दूसरा कारण ये हो जाएगा कि वो हमारे संस्कृति को अपनाएंगे, तो हमारी औद्योगिक क्रांति का जो लाभ होगा वो ज्यादा लाभ तभी मिल पाएगा जब वो इन सारी चीजों को डेवलप करेंगे। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है। और इस प्रकार इतिहासकार थॉमसन और गैरेट के शब्दों में पुरानी बटमारी की मनोदशा और तरीके आधुनिक उद्योगवाद और पूंजीवाद की मनोदशा तथा तरीकों में बदल गए हैं। क्लियर है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशा उत्पन्न कर दी है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का एक नया ज्वार देखा गया, जिसमें भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण प्रभावित किया। सारे यूरोप में सोच, विचार, तौर तरीके, नैतिकता के दृष्टिकोण सामने आ रहे थे। 1789 के महान फ्रांसीसी क्रांति ने अपने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश के द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की थीं और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को फैलाया। नई प्रवृत्ति का चिंतन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देकर न लॉक, वॉल्टेयर, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, वेंथम और साहित्य के क्षेत्र में कई सारे विकास किए गए, नए विचारों का उदय हो रहा है। तो ये 18 और 19 सेंचुरी में ब्रिटेन में आधुनिक विचारों को उदय हो रहा है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की है, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे कॉन्सेप्ट को यूरोप नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया था दोस्तों। और इसी समय कुछ विद्वान हैं, है ना, वेंथम है, जॉन लॉक है, वॉल्टेयर है, रूसो है, कांट है, एडम स्मिथ हैं। इन लोगों ने भी आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो ब्रिटिश सरकार भी मुख्य रूप से इन सारे विचारों को लागू करने के लिए तत्पर थी। क्लियर है? इस वजह से जो है भारत में सुधारवादी कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो बौद्धिक क्रांति हुई दोस्तों और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुआ था, स्वभावतः नए चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया तथा इसने सरकार की शासकीय धारणाओं को कुछ हद तक प्रभावित कर दिया था। तो ब्रिटेन में जो नए विचारों का उदय हुआ, नए विचारों की उत्पत्ति हुई, उसने ब्रिटिश सरकार के मनोदशा को चेंज करने का प्रयास किया था। नए चिंतन की 3 मुख्य विशेषताएं थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक तो विवेकशील तर्क, विज्ञान में विश्वास और मानवतावाद, मनुष्य के प्रति प्रेम और मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों इस समय बहुत चरम सीमा पर थे कि तर्कवाद, ये आधुनिकता के अंतर्गत भी आधुनिकता के मूल तत्वों में शामिल होते हैं
कि पहले की जो पुरातन व्यवस्थाएं थी दोस्तों, वहां तर्क जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। आज इन क्रांतियों के माध्यम से तर्क और विवेक की बात की जा रही है ना। पहले जानो और फिर मानो का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। विज्ञान में विश्वास, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, आधुनिक विकास हो रहे हैं, नवीन आविष्कार हो रहे हैं, तो ये विज्ञान वाला चिंतन भी डेवलप हो रहा था। और तीसरी बात मानवतावादी दृष्टिकोण था दोस्तों। मध्यकाल और एंशिएंट काल में ईश्वर के प्रति समर्पण वाली भावना रही दोस्तों। मानव के अस्तित्व की बात नहीं की जाती थी, लेकिन आधुनिक भारत में या आधुनिकता ने मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, अर्थात मानव को सेंटर में रख करके प्रत्येक नीति बनाने की विचारधारा विकसित हो रही। इसी को मानवतावाद कहा जा रहा है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का सूचक था कि केवल वही चीज सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में उसकी परीक्षा की जा सके। तो जो विवेक तर्क की बात हो रही थी, है ना। 17वीं 18वीं और 19वीं सदी के वैज्ञानिक प्रगति, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से उत्पादन, विशाल शक्तियां मानवीय स्तर शक्ति का प्रकट प्रमाण थी। मानवतावाद इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक मानवीय प्राणी अपने ही आप में साध्य है। तो मैंने कहा कि मध्यकाल में दोस्तों मानव को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, अब मानवतावाद का दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि मानव अपने आप में एक सर्वोच्च साधन है। अगर इसके विकास के रास्ते को खोल दिया जाए तो हम समाज को कई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये बात कर रहे हैं विचारधाराओं में साध्य है, और इसी रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह दूसरे मनुष्य को अपने सुखों का माध्यम समझे। तो मानवतावाद का एक दृष्टिकोण यह भी है दोस्तों कि मानव को सर्वश्रेष्ठ समझा जाए। कोई भी मानव अपने सुख के लिए किसी दूसरे मानव के सुख का प्रयोग ना करे। क्लियर है। जो मध्यकाल में दास व्यवस्था चली आ रही थी, लोगों को दास बनाया जाता था, तो ये दासता का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए था। इसी पर्पज से दोस्तों हमने बताया था कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बात अंग्रेजों ने की थी। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तिवाद, उदारवाद और समाजवाद के सिद्धांतों को जन्म देता है। प्रगति के सिद्धांत के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ अवश्य बदल लेना होता है ना। कोई भी चीज न तो जड़ थी और न जड़ हो सकती है। परिवर्तनवादी चीजों की बात हो रही है। इसके अलावा मनुष्य में प्रकृति और समाज के विवेकशील तथा उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से ढलने की क्षमता है। मनुष्य बदलने की प्रवृत्ति के अंदर शामिल होता है। यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण का टकराव हुआ। भारत संबंधी नीतियां निर्धारित करने तथा भारतीय प्रशासन चलाने वालों के बीच दृष्टिकोणों में संघर्ष हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी परंपरा दृष्टिकोण कहा जाता था। तो जो पुराना दृष्टिकोण होता था, परंपरावादी दृष्टिकोण होता था, उसको खारिज करने की बात की जा रही है ना। यही दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। इस दृष्टिकोण के शुरुआत के काल में प्रतिनिधित्व वॉरेन हेस्टिंग और प्रसिद्ध लेखक सांसद एडमंड वर्क थे। बाद में प्रतिनिधि अफसर मुनरो है ना, एल्फिस्टन, मेटकॉफ थे। रूढ़वादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से भिन्न थी, मगर अब संभावित रूप से उसने निकृष्ट नहीं थी। उनमें से अनेक भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत और प्रशंसा करते थे। तो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की बात हो रही है कि कुछ लोग ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता या भारतीय लोग बहुत निकृष्ट किस्म के हैं। कुछ का ऐसा मानना था कि नहीं नहीं, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति परंपराएं जो हैं समाज को बदलने के लिए बहुत ठीक मानी जाती हैं। यह महसूस करते हुए कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, उन्होंने प्रस्ताव किया कि उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे लागू किया जाए। सामाजिक स्थिरता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने तेज बदलाव किसी भी कार्यक्रम का विरोध किया। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक और जल्दबाजी किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। तो ब्रिटिश इस बात को जानते थे दोस्तों कि अगर भारत में हमने भारतीय समाज में या संस्कृति में कोई बड़ा बदलाव कर दिया तो इस बदलाव के बदले में हमको प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भारत में जो परिवर्तनकारी नीति लागू की
बदलाव किए, उनको बहुत धीरे धीरे बदलाव किए। इसीलिए बताया जा रहा है कि प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने भारतीय समाज में किसी भी प्रकार की सुधारवादी नीति को लागू नहीं किया। बहुत बाद में जब भारतीयों के द्वारा कुछ लोगों के माध्यम से डिमांड की जा रही थी, जैसे राजा राममोहन राय हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, है ना, दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे लोगों ने दोस्तों ब्रिटिश के सामने कई सारे प्रस्ताव रखे, तो ब्रिटिश ने बिना हिचकिचाए इन सारी नीतियों को सुधारने का प्रयास किया था, है ना। इंग्लैंड और ब्रिटिश शासन के बिल्कुल अंत तक भारत में रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रभावी बना रहा। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश अफसरों का बहुत आमतौर से रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाला था। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह 1800 तक बड़ी तेजी से नया दृष्टिकोण आने लगा था, जो भारतीय समाज संस्कृति का कट्टर आलोचक था। भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा के दृष्टि से देखा जाने लगा। भारतीय रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना गया। भारतीय संस्थाओं को भ्रष्ट और पतनोन्मुख बतलाया गया तथा भारतीय चिंतन को संकीर्ण और अवैज्ञानिक कहा गया। तो ये प्रारंभ में जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो अधिकारी थे दोस्तों, उन्होंने भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्थाओं को बहुत निकृष्ट किस्म का बताया गया है। क्लियर है। ब्रिटेन के अधिकांश अफसरों और लेखकों तथा राजनेताओं ने इस आलोचनात्मक दृष्टि का प्रयोग करना भारत की राजनीतिक आर्थिक दशा की उचित बतलाने तथा उसे घोषित करने के लिए किया गया। यह उन्नति करने योग्य नहीं है, इसीलिए उसे सुधारी रूप से ब्रिटिश संरक्षण में रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि इन लोगों को सुधार करना बहुत मुश्किल है, सुधार नहीं किए जाना चाहिए, इसीलिए भारतीय लोग ब्रिटिश शक्ति के अधीन रहने चाहिए, है ना। मगर थोड़े से अंग्रेज, जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था, ये रेडिकल्स का मतलब है दोस्तों जो परिवर्तनवादी नीति में विश्वास करते हैं, है ना, जो रूढ़िवादी परंपराओं भरोसा नहीं करते हैं, जो चाहते हैं कि चीजों में बदलाव किया जाए, सामाजिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। जैसे विलियम बेंटिंग का दृष्टिकोण जो था दोस्तों, रेडिकल दृष्टिकोण है। इस विलियम बेंटिंग के माध्यम से दोस्तों सती प्रथा का एंड हो रहा है 1829 में। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर गए, उन्होंने विकसित मानवतावादी और विवेकशील चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयास किया। तो ये रेडिकल की बात हो रही है। विवेक बुद्धि के सिद्धांत के फलस्वरूप उनकी धारणा थी कि यह आवश्यक नहीं है कि भारत हमेशा प्रतीत बना रहे, क्योंकि बुद्धि, विवेक और विज्ञान के रास्ते बदलकर भी समाज में उन्नति करने की क्षमता होती है। मानवतावादी चिंतन ने उनके अंदर भारत की जनता की दशा सुधारने, है ना, का काम किया। उन्नति के सिद्धांत में उन्होंने एक विश्वास पैदा किया कि भारतीयों की दशा अवश्य सुधरेगी और इस प्रकार ब्रिटिश समाज के श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले रेडिकल्स ने भारतीय विज्ञान और मानवतावाद के आधुनिक प्रगतिशील संसार का भाग बनाना चाहा। तो जो रेडिकल्स थे उन्होंने सुधार करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अपनाकर बहुत व्यापक और नए तरीके परिवर्तन करने के जरिए भारत में रीतियों का सुधारने का प्रयास किया। 19वीं सदी के तीसरे दशक तक भारत में आने वाले कुछ अफसर भी रेडिकल दृष्टिकोण से गंभीर रूप से प्रभावित थे। यही नहीं, 1830 के बाद इंग्लैंड में सुधारों का विंग सत्तारूढ़ थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिश का दृष्टिकोण बदल रहा था, जिसमें जिनको रेडिकल कहा जा रहा है, ये रेडिकल्स ब्रिटिश अधिकारी भारत में सुधारवादी कदमों को उठाने के लिए तत्पर थे। मगर यहाँ इस बात पर बल देने की जरूरत है कि ऐसे ईमानदार और लोक हितैषी अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। तो मैंने कहा कि ब्रिटिश में, भारत में जो अंग्रेज अफसर आते थे, उनमें अच्छे अफसरों को संख्या को अगर गिना जाए तो बहुत कम नजर आती है। जिसमें आप देखेंगे तो विलियम बेंटिंग और लॉर्ड रिपन जैसे गवर्नर जनरल दोस्तों भारत के लिए एक उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, जिनको ये एक सकारात्मक सोच वाले अधिकारी थे, जिन्होंने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति में सुधारात्मक कदम उठाए थे। लेकिन बहुत ज्यादा अंग्रेज अधिकारी ऐसे होते थे जो भारतीय परंपरा, संस्कृति और समाज को केवल शोषणकारी दृष्टिकोण से देखते थे, है ना। तो उसी की बात हो रही है, संख्या बहुत कम थी और ब्रिटिश प्रशासन, उनका प्रभाव कभी निर्णायक नहीं रहा। ब्रिटिश भारत के प्रशासन में शासक तत्व साम्राज्यवादी शोषक बने रहे, जो हमने कहा कि उनका दृष्टिकोण हमेशा शोषणकारी होता रहा। वे नए विचारों को तभी ग्रहण करते और सुधारवादी उपायों को तभी और उसी हद तक लागू करते थे, है ना,
व्यापारिक हितों मुनाफों की प्रवृत्तियों से नहीं टकराते थे। भारत का आधुनिकीकरण उस हद तक ही हो सकता था जिससे कि अपेक्षाकृत आसानी से और पूरे तौर ब्रिटिश भारत के संसाधनों का अपने हित में शोषण कर सकें। इस प्रकार भारत के आधुनिकीकरण को अनेक अंग्रेज अधिकारी, व्यापारियों और राजनेताओं ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश वस्तुओं का बेहतर ग्राहक बनाना था। तो कुछ रेडिकल ब्रिटिश अधिकारियों की योग्यता, कुछ औद्योगिक क्रांति की वजह से भारतीय समाज को बदलने का जो है एक निर्णय लिया गया, है ना, तथा उन्हें विदेशी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार करना था। वास्तव में कुछ रेडिकल्स भारत संबंधी नीति पर विचार करने में अब उन्हें विश्वासों से भूल गए, जैसा कि उन्होंने ब्रिटेन में किया। इस तरह जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए प्रयास करने के बदले उन्होंने भारत में एक अपेक्षाकृत अधिक सत्तावादी शासन की मांग की, जिसे उन्होंने पितृसत्तावादी कहा गया है। इस दृष्टिकोण से रूढ़िवादियों के साथ थे। रूढ़िवादी भी पितृसत्ता के कट्टर हिमायती थे, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उन्हें प्रशासन से अलग रखा जाएगा। भारत ब्रिटिश सम्राट शासकों की मूल दुविधा यही थी दोस्तों, कि कुछ सीमा तक आधुनिकीकरण के बिना भारत में ब्रिटिश हितों को नहीं साधा जा सकता। ब्रिटिश की मेन समस्या दोस्तों ये थी कि भारत पर किस तरीके से एक लंबे समय तक जो है सत्ता को बनाए रखा जा सके। तो विलियम बेंटिंक के समय कुछ सुधारवादी कार्य जरूर किए गए, लेकिन विलियम बेंटिंक के समय भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। तो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी हैं लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट ये था दोस्तों कि भारत में कुछ ही लोगों को पढ़ाना लिखाना है हमें, है ना। उसने निष्पंदन का सिद्धांत दिया कि हमें समाज के ऊपर वाले वर्ग को केवल पढ़ा देना है, बाकी के नीचे वाले वर्ग को हमें ध्यान नहीं रखना है ना। इसी वजह से उन्होंने निचले ऊपर वाले वर्ग को पढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि शिक्षा ऊपर से छन छन के नीचे की ओर चली जाएगी। क्लियर है। लॉर्ड मैकाले ने ये जो समय अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी दोस्तों, तो उसका उद्देश्य ये था, वो चाह रहे थे कि भारत से इनका रंग रूप भारतीय होना चाहिए, लेकिन दिमाग से जो है अंग्रेज पैदा करने हमें। क्योंकि अगर हम भारतीय समाज को पढ़ा लिखा लेंगे, कुछ थोड़े समाज को, तो हमें एक कम वेतन पर एक अच्छा प्रशासनिक वर्ग, एक अधिकारी वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी अपना एक उद्देश्य था उनको शो ना, वो उनके व्यापार आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आधुनिकीकरण ऐसी शक्तियों को जन्म देता है जो उनके हितों के विरुद्ध जाती हैं, काफी आगे चलकर देश में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए खतरे पैदा कर देती हैं। इसीलिए उन्होंने आंशिक आधुनिकीकरण की अत्यंत सावधानी से सुरक्षित नीति अपनानी पड़ी। कुछ लोगों को जो है उन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया था। इस नीति का मतलब यह था कि कुछ क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को करना, अन्य क्षेत्रों के रास्ते के आड़े टकराना या उसे नहीं होने देना। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण को भी उपनिवेशवादी सीमा के भीतर रहना है और उपनिवेशवाद को बढ़ाना है। तो दोस्तों दोनों बातें थी, हमें कुछ सुधारवादी कदम भी उठाने हैं और अपने उपनिवेशवादी शिकंजे को मजबूत करके रखना भी है कि कहीं ना कहीं ढील आना पड़ जाए, है ना। भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण के नीति को ही ईसाई धर्म प्रचारकों और विलियम विल्सफोर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल अध्यक्ष चार्ल्स ब्रांड जैसे धर्मातड़ लोगों ने बढ़ाया। ईसाई धर्म को बढ़ाने की बात हो रही है, जो चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म फैले। उन्होंने भारतीय समाज के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया, मगर उन्होंने धार्मिक आधार पर ऐसा किया। इसका उत्कृष्ट विश्वास था कि ईसाई धर्म ही एकमात्र ऐसा सच्चा धर्म है और जो अन्य सारे धर्म झूठे हैं। तो ये ब्रिटिश ने ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए दोस्तों ऐसी विचारधारा को लेकर चलते थे कि विश्व में ईसाई धर्म एक सर्वश्रेष्ठ सच्चा धर्म है और बाकी धर्म तो सब झूठे हैं, है ना। उन्होंने पश्चिमीकरण को एक कार्यक्रम को इस उम्मीद से समर्थन दिया जिसके परिणाम स्वरूप अंतोगत्वा देश ईसाई धर्म को अपना लेगा। एक ये भी कारण था कि अगर हम पश्चिमी संस्कृति को, पश्चिमी कल्चर को भारत में अगर स्थापित करें, भारत में लेकर के आए, तो भारत के लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो एक धर्म में ईसाई धर्म कन्वर्ट करने के लिए भी भारतीयों को आधुनिकीकरण करना था। उन्होंने सोचा था कि पाश्चात्य ज्ञान की रोशनी अपने धर्मों में लोगों के विश्वास को खत्म कर देगी। उन्होंने ईसाई धर्म का स्वाद करने तथा उसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, अपने धर्मों में लोगों के विश्वास को कम करेगा, है ना।
इसीलिए उन्होंने देश में आधुनिक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले, मगर धर्म प्रचारकों को विवेकशील रेडिकल्स का बहुधा अनचाह सहायक होना पड़ा था। रेडिकल्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल हिंदू एवं मुस्लिम पौराणिक गाथाओं की बल्कि ईसाई पौराणिक गाथाओं का भी जड़ें खोदता था। तो ये धर्म का सहारा लेकर के दोस्तों आधुनिकता की आड़ में धर्म का प्रसार करना था, है ना। जैसे प्रोफेसर ने कहा है, डडवेल प्रोफेसर हैं, अपने ही देवताओं की मान्यता पर शंका प्रकट करने की शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने बाइबल की प्रामाणिकता और वृतांत की सच्चाई पर भी संदेह व्यक्त किया। धर्म प्रचारकों ने पितृसत्तावादी साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि वे कानून और व्यवस्था ब्रिटिश प्रभुत्व को अपने धार्मिक प्रचार के लिए काम के लिए आवश्यक समझते थे। यह आशा दिलाकर कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे ग्राहक होंगे, उन्होंने ब्रिटिश सौदागरों, विनिर्माताओं उनका समर्थन करना चाहा। तो ये हमने कहा कि ब्रिटिश की प्रत्येक नीति दोस्तों लाभ के लिए बन रही थी। तो उनका उद्देश्य ये था कि अगर ये भारतीय पश्चिमी शिक्षा को अपना लें तो इनका दृष्टिकोण अपने धर्म को छोड़कर के ईसाई धर्म की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर ये ईसाई भी बन गए तो फिर भारत ब्रिटेन से जो सामान चीजें आ रही थी उनकी खपत भारत में बड़े स्तर पर होगी, अर्थात भारत से अत्यधिक लाभ लिया जा सकता था। रेडिकल्स को राजा राममोहन राय और उसी तरह के अन्य भारतीयों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। तो हमने कहा कि राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले आदि ऐसे लोग थे जो रेडिकल्स ब्रिटिश का समर्थन करेंगे, है ना। ऐसे भारतीय इस तथ्य के प्रति सचेत थे। उनका देश और समाज काफी नीचे गिर गया है। वे जाति संबंधी पूर्वाग्रहों तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों से ऊब गए थे। उनका विश्वास था कि भारत की मुक्ति विज्ञान और मानवतावाद के द्वारा ही हो सकती है। ये जो भारत के सुधारवादी नेता हैं दोस्तों, उनका दृष्टिकोण यही था कि भारत का उत्थान तभी हो सकता है कि वो पश्चिमी संस्कृति, विज्ञानवाद और मानवतावादी जैसे दृष्टिकोणों को अपनाएगा, है ना। हम इन भारतीय दृष्टिकोणों और गतिविधियों के बारे में अपने अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार ने व्यापक रूप से आधुनिकीकरण के बदले सावधानी, धीमी गति से परिवर्तन लाने की नीति अपनाई। उसके लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों में रूढ़िवादी दृष्टिकोण का बोलबाला और यह धारणा थी कि भारतीयों के धार्मिक ख्यालों, सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने वाले भारतीय जनता के बीच क्रांतिकारी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो ये तो उनको शुरू से डर था कि अगर सुधारवादी कुछ कार्य किए जाते हैं तो कुछ विरोध जैसी चीजें हो सकती हैं। हुआ भी था दोस्तों। राजा राममोहन राय ने जब सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया तो बंगाल से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा के प्रतिबंध को लेकर के बड़ा विरोध किया था और विलियम बेंटिक से मुलाकात भी की और कहा कि आप हमारी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनकी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन दिया। राजा राममोहन राय पर कई बार आत्मघाती हमले भी किए गए। तो ये एक बड़ा वर्ग था दोस्तों जो इस सुधारवादी नीतियों का समर्थन नहीं कर रहा था। कुछ लोकोकारी कार्यवाहियां भारतीय समाज को उसकी कुरीतियों से मुक्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयास कुल मिलाकर बहुत कम थे और इसीलिए उनका कुछ विशेष परिणाम जो है, सबसे बड़ी मुश्किल थी 1829 में सती प्रथा को, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की कार्रवाई। विलियम बेंटिक ने घोषित किया कि पति की चिता पर विधवा के जल जाने से कार्रवाई में सहयोगी होंगे जो और अपराधी माना जाएगा। ये जो 1829 में दोस्तों कानून बना उसमें ये कहा गया कि विधवा को जलाने वाले जो लोग होंगे दोस्तों वो भी एक तरीके के अपराधी माने जाएंगे, है ना। इससे पहले ब्रिटिश शासकों ने सती प्रथा के रोकने के प्रश्न पर उदासीनता रुख अपनाया था। उन्हें डर था कि सती प्रथा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रूढ़िवादी भारतीय नाराज हो जाएंगे। ये तो था ही मुख्य रूप से। जब राजा राममोहन राय और अन्य भारतीयों ने धर्म प्रचारकों ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने का लगातार आंदोलन किए, तब जाकर सरकार ने सती प्रथा को रोकने का कार्य किया है ना। भूतकाल में अकबर और औरंगजेब, पेशवाओं, जयपुर के राजा जयसिंह ने इसको प्रथा को दबाने के लिए प्रयास किए थे,
लेकिन वे असफल रहे मुख्य रूप से। कुछ भी हो, इस प्रथा को गैर कानूनी शोषित करने के लिए बेंटिंग प्रशासन का पात्र है, बेंटिंग प्रशंसा का पात्र है। इस कुप्रथा का 1815 से 1818 के दौरान केवल 800 महिलाओं की जान ले ली गई थी। विलियम बेंटिंग इसलिए भी प्रशंसा का पात्र है कि उसने सती प्रथा के रूढ़िवादी समर्थकों के विरोध के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। क्लियर है? जो मैंने कहा कि राजा राधाकांत देव जैसे व्यक्ति बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान भी मुख्य रूप से विलियम बेंटिंग जैसे व्यक्ति ने झुकने से इनकार कर दिया था। क्लियर है? चलिए, पैदा होते ही लड़कियों को मार देने की प्रथा कुछ राजपूत खानदानों में, अन्य जातियों में प्रचलित थी। इसके मुख्य कारण थे कि लड़ाइयों बड़ी संख्या में मरने के कारण नौजवानों की कमी तथा ऊसर क्षेत्रों में जीविकोपार्जन में कठिनाइयां। यह प्रथा पश्चिम और मध्य भारत के दहेज की कुप्रथा के भयंकर रूप से विद्यमान होने के कारण प्रचलित थी। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में 1895 से 1802 में बीच बनाए गए, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिंग और हॉर्डिंग ने ही लागू किया। हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग, ये नरबली प्रथा, लॉर्ड हॉर्डिंग का नाम ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों पैदा होने के दौरान ही राजस्थान राजपूतों का जो क्षेत्र था, यहां मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसको नरबली कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य ये कारण ये बताया जाता था कि दहेज प्रथा का एक बड़ा कारण था। दूसरा मामला ये था कि युद्ध में पुरुषों की डेथ हो जाती थी और जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं होता था। ये क्योंकि शुष्क क्षेत्र था, मुख्य रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह प्रथा गोंड नामक आदिम जनजाति में प्रचलित थी। नरबली प्रथा दोस्तों ध्यान रखें, गोंड नामक जनजाति में प्रचलित थी। भारत सरकार ने 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया, है ना। भारत सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों के द्वारा इसके पक्ष में लगातार आंदोलन चलाने के बाद यह कार्रवाई की। इस कानून के तत्कालीन प्रभाव कुछ विशेष नहीं हुए। इन सब सरकारी सुधारों ने भारतीय समाज को व्यवस्था के सतही तौर पर प्रभावित किया तथा जनता के विशाल बहुमत के जीवन स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। शायद एक विदेशी सरकार के लिए इससे अधिक कुछ और करना संभव नहीं था, है ना। तो ये तीन बातें दोस्तों यहाँ पर हुई हैं, जिसमें सती प्रथा, नरबली प्रथा, शिशु हत्या पर बैन लगाया गया, और दास प्रथा का जिक्र इसमें आया नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आधुनिक शिक्षा की। अंग्रेज आधुनिक शिक्षा के आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं, ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से भी किया गया। अपने शासन के 60 वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रजा की शिक्षा नाम मात्र दिलचस्पी थी। वह मुनाफा कमाने वाली एक व्यापारिक कंपनी थी, परंतु इसके दो बहुत छोटे अपवाद रहे। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों को अध्ययन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी दोस्तों। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, 1781 में कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक। उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम कानून और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करना। जोनाथन डंकन ने दोस्तों 1751 में हिंदू दर्शन और उनके अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो जोनाथन डंकन का नाम ध्यान रखेंगे। 1791 में उन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कहां पर? वाराणसी में। यह वाराणसी में रेजेंट था। दोनों संस्थाओं ने अपना इस उद्देश्य से की गई थी कि उनसे कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जा सके। धर्म प्रचारकों और उनके समर्थकों तथा उनके सरोकारों व्यक्तियों ने कंपनी पर तुरंत दबाव डाला, आरंभ किया कि भारत में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि अनेक भारतीय सहित समाजसेवी लोगों ने धारणा थी कि आधुनिक ज्ञान से ही भारतीयों का जो है उत्थान हो सकता है, आधुनिक शिक्षा अपने धर्म लोगों की आस्था को खत्म कर देगी। तो ये कुछ लोगों ने जो है आधुनिक शिक्षा का दोस्तों विरोध भी किया था, है ना। तो वो चीजें है ही हैं। यहाँ आपको दो फैक्ट नजर ध्यान रखने हैं। 1781 में कलकत्ता मदरसा जो कलकत्ता में स्थापित हो रहा है, मुस्लिम शिक्षा का अध्ययन करना है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और 1791 में दोस्तों जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जा रही है ना। कहां पर? वाराणसी में। ध्यान रखिएगा।
1813 में की गई चार्टर एक्ट के विद्वान भारतीयों ने बढ़ाने उससे देशव्यापी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए किस पर? शिक्षा पर। आगे देखते हैं 1823 तक कंपनी ने अधिकारियों ने इस काम के लिए कुछ रकम नहीं दी, व्यवस्था कर दी थी, खर्च नहीं किया गया था। बरसों तक देश में इस प्रश्न को लेकर काफी विवाद रहा कि खर्च किस पे किया जाए, कितना किया जाए, है ना। आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च किया जाए। अन्य लोगों की इच्छा थी कि पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, साहित्य को बढ़ावा दिया जाए। एक समस्या दोस्तों यहाँ पर यह थी कि भारत में शिक्षा का विकास किस माध्यम में किया जाए, शिक्षा किस माध्यम में दी जाए उनको, है ना, और शिक्षा में क्या दिया जाए। इस विवाद को 1835 में तय खत्म किया गया, जब भारत में सरकार ने निर्णय लिया गया कि जो भी सीमित संसाधन है वह देने तैयार रहे हैं, उसे पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य को केवल अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने के लिए लाया जाएगा। लॉर्ड मैकाले, जो मैंने आपको बताया था, उस समय गवर्नर जनरल की काउंसिल का विधि सदस्य था। उसने एक प्रसिद्ध तर्क दिया था कि भारतीय भाषाएं इतनी विकसित नहीं है कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें और प्राच्य या यूरोपीय बिल्कुल निकृष्ट हैं। उल्लेखनीय है कि यदि मैकाले यह विचार विज्ञान चिंतन के क्षेत्र में भारत के भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति पूर्वाग्रह था। लॉर्ड मैकाले का ऐसा मानना था कि भारतीयों को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, भारतीय साहित्य जो है बहुत जीरो किस्म का है ही नहीं है भारतीय साहित्य। तो ये लॉर्ड मैकाले का दोस्तों पूर्वाग्रह था। उसको नहीं पता था कि भारत में वेद पुराण जैसी चीजें भी हैं और भारत से पढ़ने, अध्ययन करने, है ना, भाषा जैसी चीजें अन्य देशों में भारत से ही पहुंची थी, उसको जानकारी नहीं थी। फिर भी उसका यह दावा सही था कि भौतिक और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में यूरोपीय तत्कालिक भारतीय ज्ञान से शिष्ट है। लेकिन यहां तक बात ठीक है कि भारतीयों को विज्ञान और तकनीकी इन सब की जानकारी नहीं थी यूरोप की अपेक्षा। भारतीय ज्ञान सबसे अधिक उन्नत उन दिनों में गतिहीन हो गया था जब वास्तविकता से उसका कोई संपर्क नहीं रह गया था। इसलिए राजा राममोहन राय के नेतृत्व में उस समय के अधिकांश प्रगतिशील भारतीयों ने पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन की वकालत की थी। वे पाश्चात्य शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। 19वीं और 20वीं सदियों में किसी भी प्रमुख भारतीय ने दृष्टिकोण को कभी नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त आधुनिक शिक्षा इस संपूर्ण काल में लगातार आंदोलन करते रहे। ये जो राजा राममोहन राय हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो राजा राममोहन राय और उनका ब्रह्म समाज पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था दोस्तों। ये लगातार आंदोलन करते रहे इसके लिए। भारत सरकार ने बंगाल में 1835 के निर्णय तेजी से कार्रवाई की और उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना दिया। उन्होंने बड़ी संख्या में पाश्चात्य स्कूल खोले और अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी कॉलेज आदि के माध्यम से चीजों को देने का प्रयास किया था। मगर कुछ नहीं तो प्रशासनिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की शिक्षित करना, प्रेषित करना उद्देश्य था। स्कूल कॉलेज की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, है ना। यह ध्यान रखेंगे, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउन फिल्टर थ्योरी, है ना, का सिद्धांत दिया गया। चूंकि शिक्षा के मद में दी धनराशि मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित किया जा सकता था, इसलिए तय हुआ कि उसे उच्च और मध्य वर्गों को शिक्षित करना है। तो ये निस्पंदन का सिद्धांत दोस्तों मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश ने केवल समाज के उच्च वर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया था, या प्रावधान किया था। बाकी निचला वाला वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा धीरे धीरे भविष्य में, है ना। आधुनिक विचार उच्च वर्गों को छन छन कर मिल जाएंगे, है ना। 1854 में ये चीजें छोड़ दी गई थी। आधुनिक शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का विकास किया गया, है ना। शिक्षा का माध्यम जो है स्थानीय भाषा में भी रखा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। भारत में शिक्षा के विकास का भारत मंत्री 1854 का विधेयक व्याप्ति एक और महत्वपूर्ण कदम था। तो ये 1854 में दोस्तों ब्रिटिश ने शिक्षा के लिए एक कदम उठाया था, है ना। इस स्थिति में भारत सरकार ने शिक्षा जिम्मेदारी देने के लिए कहा। इस प्रकार उन्होंने अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत को कम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन व्यवहार में सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया और ना मात्र खर्च किया। विज्ञप्ति के अनुसार निर्देश 1857 में, हाँ ध्यान रखिएगा, 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ठीक है। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, यहां पर कॉलेज खोले गए दोस्तों 1857
में, है ना। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बंगाल उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1856 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में से एक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों में से एक थे। बड़े बड़े दावों के बावजूद कंपनी और बाद के ब्रिटिश सरकार ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा के लिए कई सारे कदम उठाए थे, है ना। प्रगतिशील विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों के आदि माध्यम थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच दोस्तों 1854 में, ध्यान रख लीजिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए लाया गया था, है ना। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स वुड डिस्पैच को दोस्तों शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। इन कार्यों के लिए प्रकाश संख्या में अंग्रेजों को बाहर लाना बहुत ही खर्चीला होता था। तो मैंने कहा यह शिक्षा इसलिए तैयार की जा रही थी कि भारतीयों को शिक्षा इसलिए की जा रही थी क्योंकि उनको सस्ते अधिकारी मिल सकें, भारत में एक सस्ता अधिकारी मिल जाए उनको, ये उद्देश्य था उनका, है ना। सस्ते क्लर्कों की संख्या बढ़ाने पर जोर देने के इस फलस्वरूप स्कूल कॉलेज में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। उन्होंने वहां शिक्षा प्राप्त करने वालों को कंपनी के प्रशासन में काम करने लायक बनाया। साथ ही इन संसाधनों ने अंग्रेजों पर जोर दिया कि वे स्वामियों और प्रशासन की भाषा थी। अंग्रेजों की शिक्षा नीति एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में इन्हें बनी वस्तुओं का बाजार में भारत में विस्तार करेंगे, कि जो शिक्षित भारतीय होंगे वो ब्रिटिश की वस्तुओं का जो है समर्थन भी करेंगे। इस पश्चात शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। विशेषकर इस कारण से उन्होंने भारत के ब्रिटिश विजेताओं और उनके प्रशासन में महिमा खंडन भी किया था। मैकाले ने क्या कहा, हमें ऐसा वर्ग तैयार करना, दोस्तों ध्यान रखिए, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो जी जान से प्रयत्न करना चाहिए हमारे और करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषीय का काम कर सकें। हम उन लोगों का वर्ग, ऐसा वर्ग जो होगा जो रंग रूप से जो है भारतीय होगा मगर आचार विचारों से जो है अंग्रेज होगा। तो लॉर्ड मैकाले कहना था कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार से कौन हो, ब्रिटिश हो, बुद्धि उसकी अंग्रेजों जैसी हो। अगर वो अंग्रेज होगा तो वो ब्रिटिश वस्तुओं का समर्थन भी करेगा। ठीक, परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव में और उससे भी अधिक 1844 की सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई। लेकिन इसके अनुसार सरकारी योजना के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान होना चाहिए। इस घोषणा ने अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों आधुनिक लोकप्रिय बना दिया। आधिकारिक स्कूलों में जो है छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये उसकी बात की बात हो रही है। शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख कमजोरी थी कि आम जनता शिक्षा से अपेक्षा की गई थी। ये ब्रिटिश ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू की दोस्तों, उसकी एक बड़ी कमजोरी थी कि सारे के सारे सुधार शहरों तक हो रहे थे और एक केवल सीमित वर्ग को इसमें शामिल किया गया था, है ना। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जन शिक्षा की स्थिति 1821 की तुलना में 1921 शायद बहुत अच्छी नहीं थी। वर्ष 1911 में 94% और 1921 में 90% निरक्षर थे लोग भारत में, है ना। वर्ष 1921 में 92% लोग ऐसे थे जो अशिक्षित थे। ये इसका परिणाम था, है ना। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी के ऊपर अधिक जोर देने से जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। उससे शिक्षित लोगों और जनता के बीच भाषा और संस्कृति खाई पैदा हो गई। इस प्रवृत्ति की भी नजर लगने लगी चूंकि छात्रों को स्कूल तथा कॉलेजों में फीस देनी पड़ती थी, इसलिए शिक्षा काफी महंगी भी थी। धनी और शहरी लोगों तक एक अधिकार हो गया था। लगभग 100 साल तक यह शिक्षा इतनी सीमित थी कि परंपरागत शिक्षा क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। प्रारंभिक शिक्षा नीति में एक सबसे बड़ी कमी यही थी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बिल्कुल अवहेलना की गई थी। अगर हम ब्रिटिश की शिक्षाओं की कमियों की बात करें तो उसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि उसमें लड़कियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसा अंशतः इसलिए हुआ कि सरकार केवल रूढ़िवादी परंपराओं से प्रेरित थी।
इससे बढ़कर कुछ और नहीं चाहती थी। अधिकारियों की नज़र में स्त्री शिक्षा को कोई उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि स्त्रियां सरकारी दफ्तरों और क्लर्क नहीं बनाई जा सकती थी। परिणाम यह हुआ कि 1921 में केवल 2% भारतीय स्त्रियां लिख पढ़ सकती थी। समझ रहे हैं? 1919 में केवल 490 लड़कियां बंगाल प्रेसिडेंसी हाई स्कूल में कक्षाओं में पढ़ रही थी। पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, 490 लड़कियां पढ़ रही थी। कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की उपेक्षा की। ये और एक पॉइंट है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा नहीं देगी मुख्य रूप से, है ना। 1857 देश में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 ही मेडिकल कॉलेज थे। उच्चतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो रुड़की में स्थापित किया गया था, है ना। उसके दरवाजे केवल यूरोपीय लोगों के लिए खुले गए थे। प्रशासनिक संगठन और इन कमजोरियों में से अधिकांश की जड़ें वित्तीय 1886 में उन्होंने अपनी लगभग 47 करोड़ रुपए की वित्तीय समस्या थी। सरकार शिक्षा पर कभी एक मामूली रकम से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि 1856 में उन्होंने अपनी लगभग 47 करोड़ रुपए की नियत आय में से 1 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया था। समझ रहे हैं? ब्रिटिश की उस समय आय दोस्तों 1886 का घटनाक्रम बताया जा रहा है कि ब्रिटिश के पास जो इनकम हो रही थी वो 47 करोड़ रुपए थी। 1856 में ब्रिटिश की आय जो है 47 करोड़, बहुत बड़ी रकम है ये। लेकिन इसमें से उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी शिक्षा पे खर्च नहीं किए। क्लियर है? तो ये उस समय, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे, भारतीय समाज का विकास नहीं करना चाहते थे। वो तो केवल और केवल अपने फायदे की बात कर रहे थे। तो आज ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।